नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा आपके साथ। इस बार एक चुनाव के बारे में जो बड़ी बात हुई है, मुख्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष के साथ और बाकी दो कमिश्नर्स के साथ, उनको प्रधानमंत्री के दफ्तर ने चिट्ठी लिखी कि प्रधानमंत्री अपेक्षा करते हैं कि आप उस बैठक में शामिल हों जो हमने आयोजित की है। आपको ध्यान दिला दें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक संवैधानिक पोस्ट है और एक ऐसी संस्था है जहां जो दो चार पुराने सीईसी जो देश के थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि जब सीईसी बने तो पहली बार लगा कि हम इंसान बन गए हैं। उसके पहले तक नौकरी करते थे जिसमें सोचना पड़ता था कौन क्या कह रहा है, लेकिन पहली बार जब कोई जगह संवैधानिक मिलती है हमें, तब मालूम पड़ा कि हमारा क्या कर्तव्य है और हमारी क्या भूमिका है लोकतंत्र को बचाने में, सुरक्षित रखने में। ये एक ऐसी जगह है, ऐसा होता है जिस पर उस पर प्रधानमंत्री का कोई हक नहीं है, एग्जीक्यूटिव कोई हक नहीं है, उसको निकाला नहीं जा सकता। उसको आप उसकी मियाद होती है, उस मियाद तक उसे आप परेशान नहीं कर सकते। वैसे एग्जीक्यूटिव के पास हमेशा तमाम तरीके होते हैं किसी को परेशान करने के। कितना बेकसूर हो, उस पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। कितना भी अच्छा अफसर हो, न चाहे इसको आप निकाल सकते हैं, बदल सकते हैं, तबादला कर सकते हैं। लेकिन जो संवैधानिक जगह हैं, उनमें सीईसी एक बहुत बड़ा रोल है। उन पर आप इस तरह के दबाव डाल नहीं सकते। ये एक लोकतंत्र की एक आप कहें कि बहुत बड़ा एक खंभा है उसका। उसके बिना, इस बुनियाद के बिना, इस नींव के बिना वो कुछ डगमगा जाता है। तो जब प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव पी के मिश्रा ने चिट्ठी लिखी इन लोगों को, तो पहली बार तो ये था कि सीईसी ने कहा कि ये कुछ उचित नहीं लग रहा हमें। वो दोनों जो बाकी दो कमिश्नर थे वो उनकी बैठक में गए भी नहीं, लेकिन उसके फौरन बाद एक उन्होंने बातचीत की, इनफॉर्मल बातचीत की। आपको याद होगा एक बार मोदी जी अपने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास चले गए थे, सबको पीछे छोड़ दिया, अकेले एक कमरे में उनके साथ उन्होंने बात की। ये किसी भी लोकतंत्र में ये बात शायद सबको ठीक नहीं लगती। इनफैक्ट अगर ये बात होती अमेरिका में तो इसका बहुत हल्ला होता, उस पर तमाम तरह के सवाल उठते, दबाव पड़ता। राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता अमेरिका में, और प्रधानमंत्री को ऐसा करना नहीं चाहिए, ये सब जानते हैं। तभी कुछ सवाल उठे थे, लेकिन चूंकि मीडिया हमारा गोदी मीडिया हो चुका है, तो ये बड़े बातों की चर्चा सबके सामने होती नहीं है। दो चार लोग हैं जो मुद्दों को उठाते हैं, वो चाहे उनके नाम है, चाहे एनडीटीवी हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे वायर हो, चाहे पब्लिक इंडिया हो या एचडब्ल्यू हो। इस तरह के दो चार ऐसे बने हुए ही जगह हैं, वो आइलैंड्स अपने आप में हैं, वो समाचार के द्वीप उनको मान लीजिए। लेकिन जो बड़ी लंबी बहस होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। विपक्ष बहुत कमजोर है, वो सवाल उठाता है, उसका कोई मतलब होता नहीं कि मीडिया उसका साथ देता नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र को चलाने में एक स्वतंत्र मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसके बिना वो एक डगमगाता हुआ स्टूल की तरह हो जाता है, तीन पहिए वाला हो जाता है। अगर जुडिशरी भी आपके हाथ से निकल गई तो दो पहिए की तो गाड़ी चलती नहीं है, दो पहिए के में क्या खड़ा होगा। और अब जगह जो संवैधानिक जो जगह हैं वो भी ना बचे, उनकी अपनी स्वतः ना बचे, तो फिर आगे कहाँ जाएंगे आप। तो ये एक, अगर आप देखें तो लोकतंत्र के हिसाब से बहुत बड़ी बात हो रही है। हम जानते हैं कि पिछले 7-8 साल से सबने देखा है कि चुनाव आयोग अपनी तरह जिस तरह होना चाहिए था उस तरह खड़ा नहीं। वो काफी लिजलिजा सा हो गया है, कुछ लचर है। उसने तमाम ऐसे फैसले किए जो लोगों को लगता था कि वो एक तरफा हुए हैं। जब चीजें एक तरफा हो जाए, सब कुछ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव करे, तो बाकी संस्थाओं का क्या मतलब रह जाएगा। इसके लिए अगर आप देखें, चाहे अपना खुद का इतिहास देखें, अपने देश का इतिहास देखें, और यूपीए और उसके पहले की जो सरकार है उनका इतिहास देखें, कोशिश होती रहती है, एक रस्साकशी चलती है, लेकिन उसमें सीमा को लांघ जाना, वो जिस तरह से पिछले 7.5 साल में हुआ है, ऐसा पहले
अगर हुआ तो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी सरकार को। अब इसे अगर हमारा नेता इतना बड़ा हो जाए कि वो टेफ्लॉन बन जाए, वो कुछ भी कहे, सही गलत का वो मतलब न रह जाए, जो नेता ने कहा वही सही है, बाकी सब गलत है, अगर इस तरह की बात हो जाए तो लोकतंत्र की जड़ें थोड़ा सा कमजोर होना शुरू हो जाती। राजनीति में सभी नेताओं का एक धर्म है कि वो लोकतांत्रिक जड़ों को मजबूत करें, उसको सींचें, उसमें जो सही तरह की खाद डालें कि वो जो हमारा पेड़ है लोकतंत्र का, वो हमेशा फलता फूलता रहे। लेकिन उस पर हर तरफ से आँच आ रही है। इसको संभालने के लिए क्या करना चाहिए? हम लोग प्रिस्क्रिप्टिव तो हो नहीं सकते, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन के लिए आपके पास कोई अधिकार चाहिए, कोई मानने वाला चाहिए। सिर्फ मानने से कुछ नहीं होगा। आज की तारीख में जो लोग सोचने समझने वाले हैं, उनमें कुछ एक लोग सवाल उठा रहे हैं, बाकी लोग मान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी ही सब कुछ कर सकते हैं। और जो वोटर है वो इन सब से एकदम अलग तरह सोचता रहता है। ऐसे में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनके आधार पे, जिनके खंभों पे लोकतंत्र खड़ा रहता है, अगर वो कमजोर हो जाए तो ये तो इमारत चरमरा जाएगी। तो इसे फिर करें क्या? इसके सुझाव क्या हो सकते हैं? तो जब तक एक सशक्त विपक्ष न हो तब तक इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं अरसे से मानता रहा हूं कि हमारी लोकसभा में 270-71 के आसपास जिस रूलिंग पार्टी को मिले उससे कम मिले, उसमें एक आध थोड़ा सा दूसरी पार्टी का सहयोग रहे तो कभी भी अ, अपने आप रास्ता काट के भाग नहीं सकती एक दिशा में। लेकिन ऐसा देखा जो हमारी जो मिली जुली सरकारें थी उनमें ऐसी बात हुई। आपने आपको शायद याद भी होगा, मनमोहन सिंह ने कहा था कि जो कोएलिशन धर्म जो है उसमें हमको सबको साथ लेने चलना पड़ता है। मेरा मानना है पार्टी जो भी हो, सत्ता में जो भी हो, उसका धर्म ये है कि आप सत्ता में आए हैं, आपकी कुछ चीजें हैं जो लोगों ने स्वीकार की हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि आप बाकी को भूल जाएंगे। जो सत्ता में जो पार्टी होती है उसको सबका ख्याल करना पड़ता है सत्ता में आने के बाद, बिना विचार विमर्श किए, बिना संपर्क किए, बिना बात समझे सिर्फ अपनी बात कहने का मतलब होगा कि देश बढ़ जाएगा। अभी जो सबसे बड़ी कमजोरी जो अमेरिका की डेमोक्रेसी की है वो यही है कि रिपब्लिकन पार्टी में अगर ट्रंप कुछ कहता है तो वो चाहे सूरज पश्चिम से निकलने की बात हो, उसके रिपब्लिकन सही मान लेते हैं। उनमें से कोई ना माने तो उसका वो इलेक्शन हार जाता है, क्योंकि ट्रंप में इतनी ताकत है, चाहे पैसे से, चाहे अपनी प्रतिभा से, चाहे करिश्मा जो उनका अपना है उससे, किसी भी तरह से। तो जो लोग उनका विरोध करते हैं वो सभी देखा हमने, उन्होंने राजनीति से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि कुछ एक वजह थी कि ट्रंप ने उन तमाम भावनाओं को एक तरह से जोड़ लिया, लोगों को जोड़ लिया जो डेमोक्रेट के खिलाफ थे। अब उसके पास अगर 30% लोग उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गए तो कोई रिपब्लिकन बिना उसके सहयोग के जीत नहीं सकता। तो जिस किसी ने उसका विरोध किया वो चुनाव हार गया। एक आध अपवाद जरूर है, लेकिन वो अपवाद है। तो उसी तरह से आज की तारीख में अगर नरेंद्र मोदी के कहने पर लोगों का, बीजेपी के लोग जीतते हैं चुनाव, उनकी कोई क्षमता नहीं है, फिर तो वहां एक नेता है सिर्फ, बाकी तो उनका कोई मतलब ही नहीं है। जो नेता को फॉलो करता है उनका, उसका थोड़ा अस्तित्व होता है, बाकी कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब बंगाल की हार ने थोड़ा उनको धक्का दिया होगा, उत्तर प्रदेश उनके जीवन मरण का सवाल है। अगर उत्तर प्रदेश में हार गए तो उनकी जो छवि है वो हमेशा बहुत कमजोर की हो जाएगी। अभी किसान आंदोलन में जो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, उससे थोड़ा लोगों में साहस हुआ उनको उन पे सवाल उठाने का। अगर वो उत्तर प्रदेश हार गए तो कम से कम एक संभावना रहेगी कि जो जो राजनीति में जो लोकतांत्रिक जो ताकतें कमजोर हो रही थी वो शायद फिर से उनमें थोड़ी जान आ जाए। मुझे काफी अचंभा हुआ जब एक हार्वर्ड मेडिकल सिस्टम के डॉक्टर ने मुझसे कहा कि उत्तर प्रदेश ने बड़ा अच्छा काम किया था कोविड को मैनेज करने में।
अब इस तरह की बातें इसलिए पैदा हो रही हैं कि वो प्रचार कर पाते हैं अपनी बात का, बाकी लोग नहीं कर पाते। तो अगर सरकार गलत प्रचार करे, उसे सबने लाशों की तस्वीरें देखी गंगा में बहती हुई, नदियों में बहती हुई, लेकिन वो सब भूल जाते हैं। उनको याद है कोई रिपोर्ट किसने बनाई थी, किसी दिल्ली की संस्था ने एक झूठी रिपोर्ट बनाई, उसका रिश्ता हार्वर्ड से बहुत बहुत दूर का रिश्ता था, लेकिन वो रिपोर्ट बनाएगी कि जिससे हार्वर्ड कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मैनेजमेंट अच्छा है, वहाँ गवर्नेंस अच्छा है। तो इस तरह से जो भरमाया जा रहा है लोगों को, झूठी रिपोर्टें, झूठी दावे, और जो 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 इसकी आलोचना करता है, जो उसको विपक्ष को सामने रखता है, उसको वो लोग गिरफ्तार कर लेते हैं, उसको सजा देते हैं, उसकी मार पिटाई होती है। तो यानी कि विपक्ष को आप पीटिए, मारिए, उसके ऊपर आप आरोप लगाइए, उसको आप बंद कर दीजिए, और जो अपनी झूठी बात कहें वो आप कहते रहिए। तो इस तरह से जो बात चल रही है, मैं कहता था कि इस सरकार ने 90 महीनों में तमाम जो जितनी भी योजनाएं साथ चलाई हैं, उनमें से कोई भी कवर पेज से आगे नहीं गई है। अभी आप काशी विश्वनाथ का जो उद्घाटन हुआ, अगर आप देखिए तो क्या गंगा का पानी साफ हुआ है? नहीं। आप ऋषिकेश में, यहाँ क्या गंगा का पानी साफ है? नहीं। यहाँ भी उतना धूमिल सा है। तो अगर गंगा की अगर रक्षा करनी है तो उसका पानी तो साफ करना पड़ेगा। आपने उस पर ईंटें लगा दिए, पत्थर लगा दिए, बिल्डिंग बना दी, लेकिन पानी साफ नहीं हुआ। तो जो अभी किसी ने कहा कि स्मार्ट सिटी, हमने कहा स्मार्ट सिटी क्या होता है? तो इस सरकार ने स्मार्ट सिटी की नई परिभाषा दे दी। वो परिभाषा जो कोई और नहीं मानता, और फिर कहते हमारे सारे शहर स्मार्ट हो गए। यानी कि शब्दों के अर्थ बदल दिए जाते हैं। स्मार्ट सिटी का एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थ है, वो उस अर्थ को ना लेकर के हम हर सिटी, हर शहर कह देंगे स्मार्ट है। भाई किस शहर में क्या स्मार्टनेस आ गई, जरा बताएं आप। अमेरिका में जो, जैसे आप टोल की बात, छोटी सी जो दिखती है आंखों को, टोल की बात लीजिए, वहां की सड़कों पे टोल ऑटोमेटिक होता है, कहीं टोल दिखता, बूथ दिखता ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं कहीं पे। अपने आप सिस्टम उनके ऐसे हैं जो ऊपर से सैटेलाइट से, जमीन के नीचे से, जहां से भी आपकी गाड़ी का नंबर पढ़ लेते हैं और आपको भेज देते हैं घर पे। हर महीने आपका बिल इतना हुआ, उस पे प्लेट कर दिया, कोई जरूरत नहीं आपको कोई टैग लेने की। और अगर आप देखें यहाँ पे तो झगड़ा होता है, जो टोल बूथ है जिसको ऑटोमेटिक कहते हैं, वहां भी आदमी लगा रहता है कि उसको ऊपर उठाएगा बैरियर को। मतलब कि या जो चीजें ऑटोमेटिक हैं, जो दिखती नहीं दुनिया में, उसके लिए आपने तरह तरह के लोग बंधन बना रखे हैं, दिखाते हैं, फिर भी देरी होती है, गाड़ियां रोकनी पड़ती हैं, कहीं से आप बिना बंधन के जा नहीं सकते। तो हमने उसका नाम तो स्मार्ट कर दिया, उस पर स्मार्टनेस कुछ दिखे नहीं। नाम स्वच्छता का हो गया, गांव हमारे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, गांव उज्ज्वला का हो गया। अब वो तो झूठ की बात हो गई। जब संस्थाओं की बात आई, हर संस्था कॉम्प्रोमाइज कर दिया आपने। मीडिया, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल जो रूल्स वगैरह हैं। तो फिर आखिर क्या मतलब था? आप ही ने कहा था कि संविधान की सीमा का उल्लंघन किए बिना जो हो सकता है करेंगे। अब उसका उल्लंघन हर जगह हो रहा है। उसका उल्लंघन इस तरह से हो रहा है कि लोग समझ नहीं पाते। अब लोग क्या करें? पहली जरूरत है कि विरोध, जो विपक्ष है उसको सशक्त होना पड़ेगा। नंबर दो, मीडिया को सशक्त होना पड़ेगा। वो लोग जो समझदार हैं उनको फिर सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। अगर हमें सिर्फ खाने पीने की बात करनी है तो शायद 2 4 5 6 महीने हम देखेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी हो जाएगी कि कुछ ना कुछ इसमें सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो उस हद तक जाने के साथ साथ हमें हर वक्त पे खड़ा होना पड़ेगा। डेमोक्रेसी उन्हीं के पास रहती है जो उसको डिजर्व करते हैं। हमें बताना पड़ेगा कि वी डिजर्व डेमोक्रेसी, एंड वी कांट डिजर्व डेमोक्रेसी अनलेस वी आर रेडी फॉर इट एंड वी स्टैंड अप फॉर इट। अगर हम खड़े नहीं होते, हर समय पे इस बात उठाएंगे नहीं, तो वो हमारे साथ से निकल जाएगी। तो आज की जो स्थिति है उसमें जो एक अपराधी है वो हमारा मिनिस्टर स्टेट होम अफेयर्स है। कितनी भी अखबारों ने बात की, लोगों ने बात की, कितना बहला कि उसको कुछ नहीं हुआ, उसने धमकी दी, सरेआम कैमरे पे धमकी दी अखबार वालों को, भला बुरा कहा, गालियां दी। वो अभी भी मंत्री है। तो जाहिर है कि जो हमारी लोकतंत्र की जड़ धीरे धीरे हर जगह कमजोर होती जा रही है। एक वो कहानी है मेढक को उबालने की। अगर मेढक को गर्म पानी में डालिए तो फौरन भाग जाता है, बच जाता है,
लेकिन बेढक को अगर धीरे धीरे आंच लगा के बनाना शुरू किया तो उबल जाता है, निकल ही नहीं पाता। फिर हमारे समाज में कुछ ऐसा ही हो रहा है। धीरे धीरे हम लोग को ऐसे धक्के मिल रहे हैं, शॉक से आ रहे हैं कि हम इन सब से कुछ एक नीरवता सी आ गई है, निराशा से ज्यादा एक ऐसा दृष्टिकोण बन गया है कि जो भी हमारा नेता कर रहा है ठीक ही कर रहा होगा। इससे बचना पड़ेगा। तो चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको इस बात पे जरूरी है कि वो एक कड़ा स्टैंड लें, कहें कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो आगे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और वो एग्जीक्यूटिव से बात नहीं करें, वो अपनी संवैधानिक जो पोजीशन है उसका ठीक से इस्तेमाल करें। और ये आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए विपक्ष को उनका समर्थन करना चाहिए, उनके साथ सामने आना चाहिए और इसकी मांग करनी चाहिए। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।